मान लीजिए जब भी कोई व्यक्तिगत, निजी या फिर पारिवारिक समस्या हमारे सामने आती है, तब हम क्या करते हैं? तब हम किसी बुजुर्ग या फिर किसी समझदार व्यक्ति से उनकी सलाह लेने जाते हैं या उनके पास परामर्श लेने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं जो हमें सलाह दिए हैं वो परामर्शदाता कहलाते हैं, और जो व्यक्ति है जो सलाह लेने आया है वो प्रार्थी कहलाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम निर्देशात्मक परामर्श के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में हम इंस्ट्रक्शनल काउंसलिंग कहते हैं। आज हम इसका अर्थ, इसकी मूल अवधारणाएं, विशेषताएं, गुण एवं दोष के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं क्या होता है निर्देशात्मक परामर्श। तो निर्देशात्मक परामर्श, जिसे हम डायरेक्टिव काउंसलिंग या फिर इंस्ट्रक्शनल काउंसलिंग कहते हैं। तो जानते हैं उससे पहले कि निर्देशन क्या होता है और परामर्श क्या होता है। तो देखिए, निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ये होता है निर्देशन। अब परामर्श क्या होता है? परामर्श खुद को डेवलप करने का एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें परामर्श लेने वाले को इस तरह सहायता दी जा सके कि वह पहले से अधिक कॉन्फिडेंस में आ सके, खुद को और अच्छे से निर्देश दे सके और स्व उत्तरदायी बन सके। ये होता है परामर्श। अब देखिए, परामर्श जो होता है ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। परामर्श कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक निर्देशीय परामर्श होता है, अनिर्देशीय परामर्श, और तीसरा संग्रही परामर्श, जिसका हम पहला पार्ट पढ़ेंगे, निर्देशात्मक परामर्श। तो ये परामर्श का पहला भाग है जिसका नाम है निर्देशात्मक परामर्श, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। निर्देशात्मक परामर्श को परामर्शदाता केंद्रित परामर्श एवं नियोजक परामर्श भी कहते हैं। इसके मुख्य प्रवर्तक मिनीसोटा विश्वविद्यालय के ई विलियमसन है। इस परामर्श में प्रार्थी का स्थान गौड़, मतलब उसका स्थान कम होता है, लेकिन जो परामर्शदाता होता है उसका स्थान महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, यहाँ पे परामर्शदाता कौन होता है और प्रार्थी कौन होता है। तो जो सलाह देने वाला होता है, जो सलाह देता है, हमें समझाता है, बताता है, वो परामर्शदाता कहलाता है। और जो सलाह सुनता है या फिर जो सलाह को लेता है, उसी को हम प्रार्थी कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें कि जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता द्वारा परामर्श लेने वाले को उनकी समस्याओं को सुलझाने, उनका विकास करने, व्यवहार में सुधार लाने जैसे बातों को लेकर उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे निर्देश दिए जाते हैं। इस प्रकार के जो परामर्श होते हैं वो पूरी तरह से परामर्शदाता केंद्रित होते हैं, ठीक है। किसके केंद्रित होते हैं? परामर्शदाता के केंद्रित होते हैं। परामर्शदाता को हम काउंसलर भी बोलते हैं। तो ये काउंसलर के सेंट्रल में होता है, और इसमें प्रार्थी जो सलाह लेने वाला होता है उसका स्थान कम होता है, लेकिन सलाह देने वाले का स्थान अधिक महत्वपूर्ण होता है। आई होप कि आपको निर्देशात्मक परामर्श अच्छे से समझ में आया हो। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसके कुछ स्टेप्स। निर्देशीय परामर्श के अंतर्गत परामर्श का मुख्य उत्तरदायित्व विशिष्ट रूप से प्रशिक्षण प्राप्त परामर्शदाता होता है। वह परामर्श देने से पहले प्रार्थी के साथ मधुर एवं मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करता है। मतलब जो परामर्शदाता होता है वो पहली बात तो वो अच्छा खासा उसके पास एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, वो ट्रेन होता है। जैसे कि कोई टीचर है, वो छात्र का परामर्श तभी कर पाएगा जब वो अच्छे से ट्रेनिंग किया है, वो बीएड करके आता है, बीटीसी करके आता है, और भी कई कोर्सेज होते हैं। जब वो उसे परामर्श देना होता है तो उसके पास उससे पहले प्रशिक्षण होता है। तो परामर्शदाता क्या करता है? परामर्श देने से पहले जो स्टूडेंट होता है या जो प्रार्थी होता है उसके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाता है, ठीक है। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता की भूमिका सक्रिय होती है और वह प्रायः स्वयं के दृष्टिकोण और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से प्रकट करता है। परामर्शदाता प्रायः समापीकृत प्रश्नों की एक श्रृंखला को पूछता है, जिनके उत्तर डिटेल में हो सकते हैं
क्योंकि हम प्रार्थी के अकॉर्डिंग जानना चाहेंगे कि वो क्या सोच रहा है या उसकी सोच क्या है, क्या चल रहा है उसके मन में। तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले प्रश्न बनाएंगे, प्रश्न बना के फिर उससे पूछेंगे, वन बाय वन उससे श्रृंखला में हम प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर संक्षिप्त में हो सकता है। परामर्शदाता एक विशेषज्ञ के तौर पर नेतृत्व करता है, मूल्यांकन करके स्वयं ही सुझाव देता है। परामर्शदाता स्वयं ही प्रार्थी की समस्या विचार विमर्श के द्वारा ज्ञात करता है और पूर्ण रूपेण स्वयं ही दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो जो परामर्शदाता होता है वो खुद ही छात्र की समस्याओं को सुन के या उसकी समस्याओं को समझ के विचार विमर्श करता है, ठीक है, सोचता है, समझता है, उसी के द्वारा वो उसको दिशा निर्देश भी देता है, उसको डायरेक्ट भी करता है। आगे चलते हैं। आइए अब जानते हैं क्या होता है निर्देशात्मक परामर्श की प्राथमिक मूलभूत अवधारणाएं। तो इसके पहली अवधारणा है परामर्श प्रक्रिया एक बौद्धिक प्रक्रिया है, ठीक है। ये जो परामर्श प्रक्रिया है ये हमारे सृजनात्मक और संवेगात्मक के पक्ष के बजाय बौद्धिक पक्ष पर ज्यादा ध्यान देती है। आगे बढ़ते हैं। परामर्श प्राथमिक रूप से बौद्धिक प्रक्रिया है या व्यक्ति के व्यक्तित्व के संवेगात्मक पक्ष के बजाय बौद्धिक पक्ष पर अधिक ध्यान देता है। सुझाव देने में सक्षमता। परामर्शदाता एक उत्तम प्रशिक्षण प्राप्त एवं अनुभवी व्यक्ति होता है। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि परामर्शदाता ऐसे ही कोई नहीं बन जाएगा। परामर्शदाता वो होता है जिसके पास प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, डिग्री होती है, कोर्स होता है और साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी होता है। एक्सपीरियंस कैसे? जैसे कि आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड करते समय आपको बीच में, कोर्स के बीच में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, स्कूल में जाके आपको माइक्रो टीचिंग करवानी पड़ती है, तो वो आपके अनुभव होते हैं और प्रशिक्षण आपका बीएड डिग्री होता है। तो जो परामर्शदाता होता है उसके पास उत्तम प्रशिक्षण, उत्तम अनुभवी व्यक्ति होता है। उसके पास प्रार्थी से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं होती है। वह समस्या समाधान के विषय में सुझाव देने में अधिक सक्षम होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि समस्याओं का समाधान करना, ठीक है। सेवार्थी की समस्या समाधान में अक्षमता। परामर्श का यह मानना है कि सेवार्थी में सदा ही समस्या समाधान करने की योग्यता नहीं होती है। कहने का मतलब कि जो सेवार्थी होता है, जो प्रार्थी होता है, उसके अंदर हमेशा ये योग्यता नहीं होती है कि वो सभी समस्याओं का समाधान कर सके। इसलिए इस विधि में प्रत्यक्ष रूप से सलाह दी जाती है, मतलब उससे छात्र से डायरेक्ट कनेक्ट होके उसकी समस्या के समाधान के लिए सलाह दी जाती है। इस प्रकार के परामर्श में व्यक्ति की अपेक्षा उसकी समस्या पर अधिक ध्यान केंद्रित रहता है। प्रार्थी का कार्य केवल परामर्शदाता के कार्य में सहयोग देना मात्र है। प्रार्थी को परामर्शदाता के अधीन ही कार्य करना होता है, न कि परामर्शदाता के साथ मिलकर। सेवार्थी स्वयं की समस्या में अक्षम होता है। आगे देखते हैं कि विलियमसन ने भी परामर्श की मूलभूत अवधारणाओं को कुछ परिभाषित किया है, जिसको देखते हैं। तो पहला है, परामर्श व्यक्ति की विशेषता को स्वीकार करता है। परामर्श में परस्पर आपसी संबंध निष्पक्ष होते हैं। परामर्श प्रार्थी की मर्यादा का सम्मान करता है। परामर्श प्रक्रिया का उपचारात्मक होना है। परामर्श को व्यक्ति पर थोपना। परामर्श तभी प्रदान किया जाना चाहिए जब सेवार्थी समस्याग्रस्त हो, स्वयं अपनी समस्या का समाधान ना कर पाए, तभी हम उसे परामर्श दें। ये ना हो कि हम परामर्श व्यक्ति पर जबरदस्ती थोप रहे हैं, या फिर परामर्श प्रक्रिया का उपचारात्मक भी होना चाहिए। ये नहीं कि उसका कोई उपचार नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है, जो प्रॉब्लम है उसके वर्क में, उस चीज में उसको उपचार भी देना है। आइए अब जानते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। निर्देशीय परामर्श की विशेषताएं। इस विधि में निम्नलिखित विशेषताओं और अवधारणाओं की भूमिका रहती है। पहला है, परामर्शदाता अपनी योग्यता, बौद्धिक आत्मविश्वास
तथा अनुभव के आधार पर प्रार्थी या उपबोध्य की सहायता करता है। देखिए, प्रार्थी या उपबोध्य क्या होता है? जो सलाह लेने वाला होता है वो होता है प्रार्थी। जैसे कि हम कह सकते हैं कि छात्र प्रार्थी हो गया और शिक्षक परामर्शदाता हो गया। तो परामर्शदाता क्या करता है? अपनी योग्यता, बौद्धिक आत्मविश्वास और अपने अनुभव के आधार पर ही प्रार्थी की सहायता करता है। परामर्शदाता पहले समस्या का निदान करता है। कहने का मतलब कि जो परामर्शदाता होता है पहले समस्या को जान लेता है, फिर उसके बाद उस समस्या का उपचार या फिर उस समस्या का समाधान करने में सहायता करता है। परामर्श एक जटिल व बौद्धिक प्रक्रिया है। इस विधि में समस्या पर केंद्रित रहकर उसके समस्त पहलुओं पर विचार किया जाता है। प्रार्थी आवश्यकता अनुसार साक्षात्कार के पूर्व ही उपबोधक के पास अपनी समस्या से संबंधित सूचनाएं प्रेषित कर सकता है। इसमें परामर्शदाता तथा प्रार्थी दोनों को वस्तुनिष्ठता का पालन करना आवश्यक होता है, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस परामर्श में उपबोध्य की अपेक्षा उसकी समस्या पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस प्रक्रिया में उपबोध्य की सहायता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो ये जो प्रक्रिया होता है, ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में छात्र या प्रार्थी की सहायता की भूमिका बहुत जरूरी होती है। क्योंकि वो सहायता कैसे करेगा? वो अपनी पहले दिक्कतों को बताएगा, अपनी समस्याओं को बताएगा, तभी तो परामर्शदाता उसकी सहायता कर सकेगा। उपबोध्य में अपनी समस्या के समाधान की क्षमता का विकास नहीं होता है, वह सदैव इसके लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। आगे देखते हैं कि क्या है इसके गुण। निर्देशात्मक परामर्श के गुण के बारे में पढ़ते हैं। इसके कुछ प्रमुख गुण हैं जिसका वर्णन निम्नलिखित है। यह विधि व्यक्ति के बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल देता है। और दूसरा ये कि सहायता के लिए आने पर उपबोध्य को आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। जब भी उसे सहायता की जरूरत पड़ती है, उपबोध्य को या प्रार्थी छात्र को जब भी सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो उसे उसके आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। इसमें कम समय में अनेक क्रियाएं संपन्न हो सकती हैं। ठीक है, ये थे इसके गुण। आगे देखते हैं इसके दोष। निर्देशीय परामर्श की सीमाएं। समानता निर्देशीय परामर्श प्रार्थी की सहायता करने और उसे लाभान्वित करने के उद्देश्य से ही दिया जाता है, किंतु कार्ल रोजर्स इस प्रकार के परामर्श से सहमत नहीं है। उनके अनुसार इस प्रकार के परामर्श के कारण उसमें स्वयं पर निर्भर न रहकर परामर्शदाता पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति जागृत होती है, जो उसके विकास के लिए हानिकारक होता है। होना तो यह चाहिए कि प्रार्थी उपबोधक से केवल जानकारी या फिर सलाह ले, किंतु अंतिम निर्णय खुद करे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो पूरा का पूरा परामर्शदाता पे डिपेंड हो जाता है और जैसा वो कहता है वैसा ही वो करता है। आगे देखते हैं निर्देशीय परामर्श में निम्नलिखित दोष। पहला है कि जो परामर्शदाता होता है, परामर्शदाता निष्पक्ष होना चाहिए, योग्य, प्रशिक्षित एवं वस्तुनिष्ठ होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज उसका जो परामर्श होगा वो प्रार्थी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। कहने का मतलब कि जो परामर्शदाता है वो प्रशिक्षित होना चाहिए, उसके पास अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए और वो किसी के पक्ष में रहकर ना हमें सलाह दे रहा हो, तभी हमारी समस्या का समाधान अच्छे से हो पाएगा। अन्यथा हमारे लिए ये और ही अहित हो सकता है। इसके द्वारा प्रार्थी में आत्मनिर्भरता का विकास नहीं हो पाता है तथा वह दूसरे पर निर्भर रहने की आदत डाल लेता है। मान लीजिए कि एक छात्र है, बार बार 1-2 नहीं लिख पा रहा है, ठीक है, और बार बार शिक्षक उसे बता दे रहे हैं। जब भी वो रुक रहा है, अटक रहा है, 1 के बाद 2 याद नहीं आ रहा है उसे, तो बार बार शिक्षक 1 2 1 2 3 4 5 उसे बार बार बता दे रहे हैं। तो क्या होगा कि छात्र पूरा का पूरा शिक्षक पर निर्भर हो गया, ठीक है, वो आगे सीखने की कोशिश ही नहीं करेगा। इसलिए ये जो परामर्शदाता होते हैं, ये परामर्श होता है, इसमें प्रार्थी आत्मनिर्भर न होकर ये दूसरों पे डिपेंड होने की आदत डाल लेता है।
परामर्शदाता कभी कभी आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास प्रदर्शित कर सकता है, जो उपबोधन के उद्देश्य के विरुद्ध हो सकता है। ठीक है, इसके द्वारा एक समस्या तो सुलझ जाती है, किंतु अनेक नई समस्याएं जन्म ले सकती हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो परामर्शदाता होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में आके बहुत ही अच्छे से, मतलब इतना ज़्यादा हमें मार्गदर्शन दे देते हैं, इतना ज़्यादा सलाह दे देते हैं, जो कि हमारे छात्र के लिए या प्रार्थी के लिए उनके उद्देश्य से उसको विरुद्ध कर सकता है, उसके भटका सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक समस्या तो सॉल्व नहीं होगी, बल्कि और भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा निर्देशीय परामर्श। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट जरूर करें कोई भी डाउट हो तो। थैंक यू।